Hi, good evening students. This is जावेद सर. जैसे कि लॉकडाउन की वजह से पूरे 8-10 महीने से 12th के TY के ग्रेजुएशन के सारे बच्चों के किसी के लेक्चर नहीं हो पाए हैं और ना ही कॉलेज स्टार्ट हुआ है और सडनली बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएगा तो बच्चों को भारी पड़ेगा इतने जल्दी अचानक में एग्ज़ाम लिखना. तो ये सोच के मैंने डिसाइड किया है कि ऑनलाइन लेक्चर्स ये वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डालूँगा और जो बच्चे उसको देखेंगे मुझे यकीन है कि उसका बेनिफिट मिलेगा. ओके, अभी मैं पूरा 11 to TY BCom MBA इन फाइनेंस का जो अकाउंट्स होता है वो सारे जितने भी फाइनेंस के अकाउंट हैं, TY BCom BMS BAF के अकाउंट हैं, BBI के अकाउंट हैं या 11-12 के अकाउंट्स हैं, वो सारे मैं कम्प्लीटली लेता हूँ. तो मैं आज 12th BK का एक लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ. उस लेसन का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, अब देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद उसकी एंट्रीज कैसे, उसमें सम दिया होता है, सम में क्या दिया होता है और आपको सॉल्यूशन में क्या करना पड़ता है. ओके, सबसे पहले ये समझिए कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है उसकी मीनिंग क्या होती है. जब दो पार्टनर या दो से ज़्यादा पार्टनर, सपोज कभी 3 भी हो सकते हैं, अमर अकबर एंथोनी ऐसे 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, प्रेम एंड राज ऐसे 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, 2 या 3 पार्टनर कितने भी होंगे, वो कंटिन्यू अपने बिजनेस को कर रहे हैं साथ में पार्टनरशिप में. सपोज किसी रीज़न से अगर वो पार्टनरशिप को एंड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म को डिजॉल्व करना चाहते हैं, आपस में अलग होना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, तो इस को कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, देखिए डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन when a business relation among the partner in a partnership firm comes to an end. This is called dissolution of partnership firm. वो पार्टनर्स का आपस में सारा रिलेशन ख़त्म हो जाता है, वो अपने अपने पैसे लेके और साइड हट जाते हैं. ओके, अब ये पार्टनरशिप फर्म में आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो आप कैसे पहचानोगे. बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो हर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता, इसलिए मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको किस शक्ल में दिया होता है, किस तरह से वो क्वेश्चन दिया होता है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको पुराने 2 पार्टनर या 3 पार्टनर जितने भी हैं उनकी पहले आपको इस तरह से बैलेंस शीट दी होती है. ये बैलेंस शीट है, इसमें रिद्धि और सिद्धि 2 पार्टनर्स हैं, उनका रिजर्व है, रिद्धि लोन अकाउंट है, क्रेडिटर है और ये सारे असेट हैं. ओके, पहले आपको ना सारे पार्टनर्स के कंबाइंड, जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उनका कंबाइंड बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया रहता है और नीचे या ऊपर कहीं भी आपको ये वर्ड लिखा रहेगा कि द पार्टनरशिप फर्म वर्ड डिसॉल्व. क्या वर्ड से आप पहचानोगे कि ये पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है. ये आपको पहचान के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये बात ध्यान में रखना कि बैलेंस शीट के ऊपर या बैलेंस शीट के नीचे कहीं ना कहीं ऐसा लिखा होगा कि द फर्म वाज डिसॉल्व. डिसॉल्व मतलब अब वो लोग अपने अपने पैसे लेके अलग हो रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म टूट रही है. ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019. ओके, अब इसके बाद आपको एक एक करके एडजस्टमेंट दिए होंगे. एडजस्टमेंट में आपको क्या दिया होगा, पहले तो बैलेंस शीट दी होगी आपको. बैलेंस शीट आपको ओल्ड पार्टनर्स जो डिसॉल्व होने के पहले की बैलेंस शीट है, उनके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने रिजर्व हैं, कितना कैपिटल है, ये सारे पार्टनर्स का पूरा बैलेंस शीट दिया होगा. और नीचे एडजस्टमेंट में ये दिया होगा, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है इसमें, बस खाली इतना कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो कुछ असेट होते हैं जो बिकते हैं, सेल होते हैं. कुछ असेट, देखिए जो भी पुराने पार्टनर्स के पास सारी असेट एंड लाइबिलिटीज़ होती है उनके बैलेंस शीट में, अब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, अलग करना है, सब अपना अपना शेयर लेके साइड हट जाएंगे, तो वो लोगों को करना क्या पड़ेगा, जो उनकी पुरानी बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में जितने भी एसेट होंगे या तो उनको बेचा जाएगा या तो उनको कोई पार्टनर, दूसरा पार्टनर टेक ओवर कर लेगा. कोई भी पार्टनर उसमें से कोई एसेट को
कोई एसेट मार्केट में सेल हो जाएगा। इसी तरह कोई लाइबिलिटीज़ जो होती है वो पेड कर दी जाएंगी पार्टनरशिप फर्म के जरिए, और कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होंगी जो कोई पार्टनर कहेगा कि ठीक है इस लाइबिलिटी को मैं ले लेता हूँ, और उसके अकाउंट से वो एडजस्ट किया जाएगा उतना अमाउंट। तो आपको नीचे एडजस्टेड रियलाइज हुए हैं, जैसे कि मशीनरी ₹22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000 में, डेटर 15,000 में, रिद्धि ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया 10,000 में, एंड फर्नीचर को भी एड बुक वैल्यू में उसने टेक ओवर कर लिया। सिद्धि ने क्या किया, एग्री टू एक्सेप्ट 3,000, उसने लोन का अमाउंट सेटल करने के लिए 3,000 ले लिया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 रुपीज़ लिया, और इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिसीव, वो नहीं मिलेगा। ओके, इस तरह से आपको ना पहले पुराने पार्टनर की बैलेंस शीट दी होती है, और फिर नीचे इन्फॉर्मेशन आपको दिए होते हैं, और इन्फॉर्मेशन में आपको क्लियर ये सब इन्फॉर्मेशन लिखे होते हैं कि कौन कौन से एसेट सेल हो गए हैं, कौन कौन से एसेट को पार्टनर ने रिसीव कर लिया, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ पेड हो गई, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ को पार्टनर टेक ओवर कर दिया। और डिसोल्यूशन करने के लिए एक लीगल एक्सपेंसेस लगता है, ऐसे डायरेक्ट मतलब जैसे हम एडवोकेट पकड़ते हैं, कोई लीगल चार्जेस उसको दे के अपना कोई भी काम है करवाते हैं, तो वैसे ये लीगल चार्जेस भर के एक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड करके डिसोल्यूशन कराना पड़ता है। तो डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस फर्म पेड करती है, उसको कोई पार्टनर अकेले नहीं पेड करता, तो उसकी एंट्री बनाई जाती है। ओके, तो इस शक्ल का देखिए, इस शक्ल का आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन होता है। अब इसके बाद आपको जो बनाना होता है बोर्ड एग्जाम में, वो आइदर इस क्वेश्चन की आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है या तो लेजर अकाउंट बनाने होते हैं। ओके, जर्नल एंट्री पास करनी होगी, वो अभी मैं एक एक करके सब बताऊंगा। और लेजर अकाउंट जो आपको बनाना है, वो लेजर अकाउंट में आपको 3 अकाउंट बनाना है। मेन 3 अकाउंट बनाना है। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनेगा, और अगर पार्टनर ने नहीं लोन दिया, पार्टनर के वाइफ या हस्बैंड ने लोन दिया, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। ओके, अब ये जो 3 अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट, ये तीनों अकाउंट बनाना कंपलसरी पड़ता ही है। और पार्टनर्स लोन अकाउंट रेयरली किसी केस में अगर पार्टनर ने लोन दिया है, जैसे इसमें लिखा है सिद्धीज लोन अकाउंट, तो इसमें हमको सिद्धीज लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन में पार्टनर लोन अकाउंट नहीं दिया रहता। ओके, अब ये आपको प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको सबसे पहले ये सारी बैलेंस, सबसे पहला स्टेज जो होता है उस स्टेज को बोलते हैं ट्रांसफ़र स्टेज। क्या कहा जाता है, ट्रांसफ़र स्टेज। अब इस ट्रांसफ़र स्टेज में आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि बैलेंस शीट में जितने भी एसेट हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारे के सारे ट्रांसफ़र किए जाएंगे डिफरेंट अकाउंट में। ओके, कोई रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कुछ कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर पार्टनर लोन अकाउंट बनाया है तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लाइबिलिटीज़ जितनी हैं कैपिटल ट्रांसफ़र किया जाएगा। रिजर्व का कुछ पैसा है तो वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। या जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सब ट्रांसफ़र किए जाएंगे अलग अलग अकाउंट में। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि पहला स्टेज इसका ट्रांसफ़र स्टेज होता है, और ट्रांसफ़र स्टेज में आपको बैलेंस शीट के सारे लिस्ट आपको अलग अलग जगहों में ट्रांसफ़र करने हैं। ओके, तो हम पहले शुरू करते हैं ट्रांसफ़र स्टेज का पहला असेट को ट्रांसफ़र करना। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग बराबर ट्रिक दिमाग में बैठाइए। हमको पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट दी होगी और नीचे इन्फॉर्मेशन यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट दिया होगा कि आपको ये एंट्रीज पास करनी है या लेजर अकाउंट बनाना है कि कोई असेट को पार्टनर ने लिया, कोई सेल हुआ असेट, कोई लाइबिलिटीज़ को पेड किया गया, किसी को पार्टनर ने कहा पेड करने को, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किया गया। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में दिए होते हैं।
बट सबसे पहले आपको ओल्ड पार्टनर्स की पुरानी बैलेंस शीट दी होती है और उस बैलेंस शीट को देख के आपको सारे अलग अलग ट्रांसफ़र करने होते हैं। सारे बैलेंस शीट की जितनी भी लिस्ट है, असेट साइड में जितनी भी लिस्ट है, लाइबिलिटी साइड में, वो सब ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो देखिए पहले आपको मैं ट्रांसफ़र स्टेज में बताता हूँ। अब ये ट्रांसफ़र स्टेज में आपको पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट दी हुई है। ओके, इसमें दिया है बिल्डिंग 60,000 रुपीज़ का है, फर्नीचर 24,000 रुपीज़ का है, मशीनरी 20,000 रुपीज़ का है, डेटर टोटल 17,600 का है, उस पर RDD 1,600 है, नेट डेटर 16,000 का है, स्टॉक हमारे पार्टनर्स के पास 40,000 का है, इन्वेस्टमेंट 8,000 का है, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000 का है और बैंक बैलेंस 20,000 का है। ओके, अब हमको ना इसके सारे असेट को एक एक करके ट्रांसफ़र करना है। देखिए, ऑल असेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, ये दोनों चीज को छोड़कर बाकी जितने भी असेट होते हैं उनको हमको, देखिए ये बात भी ध्यान रखना कि असेट साइड का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जब तुम 11th का ट्रायल बैलेंस पढ़ते थे तो तुम्हें पता होगा कि उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, ये सारे असेट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिए होते थे। और क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट या सेल्स इनकम जो भी है, ये सारी लिस्ट क्रेडिट साइड में दी होती थी। तो ये बात याद रखो कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ये सारे एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ये अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा या पार्टनर्स कैपिटल में या कैश और बैंक में कहीं भी ट्रांसफ़र होगा तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये किसी भी अकाउंट में बट डेबिट में ट्रांसफ़र होगा, डेबिट में ही ट्रांसफ़र होगा। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए एसेट सारे डेबिट में ट्रांसफ़र होंगे और लायबिलिटी किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट में, चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चाहे कैश अकाउंट में, बट वो क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी का, इसलिए लायबिलिटी क्रेडिट में ही ट्रांसफ़र होगी। ओके, अब आपको पहले असेट को ट्रांसफ़र करने का है, तो याद रखिए कि जितने भी असेट होंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, हर असेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र होता है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, क्योंकि कैश का हमने एंड में अकाउंट बनाया है। तो देखिए अभी यहाँ पे बिल्डिंग है 60,000, तुम्हें लिखना है एडिंग टू सन्ड्री एसेट, बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 24,000, मशीनरी 20,000, डेटर का फुल अमाउंट लिखना है 17,600, RDD को यहाँ क्रेडिट में लिखना है। फिर उसके बाद स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी एक असेट है 2,000, टोटल असेट आपने ट्रांसफ़र कर दिया 1,71,600 में। ओके, ये सारा रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करने का ट्रांसफ़र स्टेज का पहली सीढ़ी है कि आपको सारे एसेट को रियलाइजेशन में डेबिट में ट्रांसफ़र करने होंगे पहले, और कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर, क्योंकि कैश का हमने नीचे अकाउंट बनाया है इसलिए कैश या बैंक का बैलेंस वहाँ लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का 20,000। ओके, ये तो हमारा असेट ट्रांसफ़र हुआ। ओके, अब हमें अगर इसकी जर्नल एंट्री बनाने को कहा जाएगा, ये तो लेजर है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद अगर लेजर बनाने को कहा जाएगा तो याद रखिए हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे ना सारे एसेट को, तो हमें